हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 15 पॉलीमर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे सवालों के जवाब। ओके, और आई होप आप सभी ने वन शॉट वीडियो पॉलीमर्स के ऊपर जो हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने बनाया वो तो जरूर देखा ही होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से एकदम मस्त है, देर किस बात की, शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म्स पॉलीमर एंड मोनोमर। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमसे पूछ रहे पॉलीमर और मोनोमर क्या है, तो हम लोग तो बता ही पाएंगे एकदम आराम से। तो देखो, पॉलीमर मतलब ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए हैं बाय जॉइनिंग ऑफ, ओके, किनके जॉइनिंग से? लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ओके, इस चीज को हम समझेंगे एकदम अच्छे से। और ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स बन रही है, ये बन रही है फ्रॉम मोनोमर्स। कैसे? तो चलो देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल पॉलीमर का। जैसे हम लोग ने लिया पॉलीइथीन। ओके, तो मैं ऐसी चेन बना रहा हूं, ऐसी। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये ऐसी चेन आगे बढ़ती जा रही है। मैं ऐसे ये दिखा देता हूं, ये यहां पर ऐसे आगे बढ़ेगा। अब इसमें ये पॉलीमर है, हम लोग बोल रहे हैं, ओके, जिसका नाम है पॉलीइथीन। अब इसमें ये बना कैसे है? बाय जॉइनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, मैंने बताया। तो इसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? देखो ध्यान से देखो, ये CH2 यही जुड़ रहे, CH2 आगे भी ऐसे ही दो दो होंगे, यहां पर पीछे भी ऐसे ही दो दो होंगे। तो ये जो CH2 और CH2 है, ये से जुड़ रहे। ओके, ये है हमारा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, जो n टाइम्स है, तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी चेन, तो हम लोग यहाँ पर n लिख देते हैं। तो ये बन गया अपना पॉलीइथीन। ये पॉलीइथीन का है रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। तो पॉलीमर बना हुआ है बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये तो समझ में आ गया। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स है, ये बने हुए किससे? फ्रॉम मोनोमर्स। अब देखते हैं मोनोमर्स क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा। तो मोनोमर्स क्या है? सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्टिव है, सिंपल से है, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाते हैं। ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ये सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं टू फॉर्म पॉलीमर। सिंपल सी चीज। तो देखो, ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये किससे बना हुआ है? यहां पर लिख देता हूं मैं ये। ओके, ये वाला बना हुआ है फ्रॉम सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल इथीन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे बना हुआ है, आपको तो पता ही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोनोमर। ये बनाता है इस रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को, ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से बनता है पॉलीमर। सिंपल। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। ओके, तो नेचुरल पॉलीमर सिंपल सी चीज है, जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिल रहे। ओके, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल क्या है इनका? बहुत पढ़ा है हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स में, सेलुलोज, स्टार्च वगैरह, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स है। ओके, सिंथेटिक पॉलीमर सिंपल सी चीज है, जिनको हम लोग ने सिंथेसाइज किया है केमिकल से, ओके, आर्टिफिशियली। और इनके एग्जांपल्स क्या है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कितना यूज करते हैं हम लोग इनका, राइट? तो हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। एकदम सिंपल सा है, देखो, होमोपॉलीमर, नाम में ही जवाब है। होमो मतलब सेम, राइट? तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो सेम मोनोमेरिक स्पीशीज से बने हुए हैं। और कोपॉलीमर मतलब यहां पर ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो अलग अलग मोनोमेरिक स्पीशीज से बने हुए हैं, डिफरेंट मोनोमेरिक स्पीशीज से बने हुए। अब इनका एग्जांपल देखते हैं, तो देखो, पॉलीइथीन सेम मोनोमेरिक स्पीशीज है, इथीन, उससे बना हुआ है पॉलीइथीन। यहाँ पर एग्जांपल देखो, नाइलॉन 66, ये अलग अलग मोनोमेरिक स्पीशीज से बना हुआ है। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, ये दो अलग अलग मोनोमर है जिससे हम नाइलॉन 66 बनाते हैं, तो इसीलिए ये कोपॉलीमर है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर? अब ये काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, समझ लो। मोनोमर की फंक्शनलिटी मतलब वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना पा रहा है विथ अदर रिएक्टेंट्स। ओके, तो अगर ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है तो मोनोफंक्शनल, दो कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है तो बायफंक्शनल, तीन तो ट्राइफंक्शनल, ऐसे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ये मोनोफंक्शनल मोनोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों?
क्योंकि अगर मोनोमर एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है तो वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना के लॉक हो जाएगा, तो पॉलीमर बना ही नहीं पाएगा, राइट। तो इसीलिए मोनोफंक्शनल मोनोमर्स नहीं एग्जिस्ट करते कहाँ से, बायफंक्शनल से। तो बायफंक्शनल मोनोमर्स लीनियर चेन पॉलीमर्स बना देते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल में हम अपने को तो पता है ये इथीन, इसके पास एबिलिटी है टू फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये यहाँ से दोनों साइड से भी बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये ऐसे जुड़ के लीनियर चेन पॉलीमर बनाता है, करेक्ट। ऐसे ही अगर ट्राई फंक्शनल लो या फिर मोनोमर, मतलब जो फंक्शनलिटी है मोनोमर की वो 3 से ज्यादा भी हो, तो ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स बनाते हैं मोस्टली, ओके। एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल, इसके पास इसके स्ट्रक्चर में 3 OH ग्रुप होते हैं, तो वो इन OH ग्रुप से दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है उस OH ग्रुप से, ओके। तो चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन। अब पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया पॉलीमर्स का, तो क्या है मतलब पॉलीमराइजेशन? सिंपल सी चीज है, ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बन रहा है फ्रॉम मोनोमर, ओके। एग्जांपल तो अभी क्या ही बताना है, कितने सारे पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल देखे थे। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ये देखो n मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग जब इथीन के, तब ये पॉलीमराइज हो जाते हैं टू फॉर्म पॉलीइथीन, बस। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल इज, ये वाला जो पॉलीमर दिया है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अब ये एकदम मजेदार सवाल आ गया है, देखो अब इसमें हमें कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमारे होमोपॉलीमर पर और कोपॉलीमर में हम लोग ने जो पढ़ा है वो, और पूरा मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो ये जो पॉलीमर है ये कुछ ऐसा है, हम लोग लिख के लेते अच्छे से, थोड़ा सा समझ जाए हमें। ये ऐसे स्ट्रक्चरल जो रिपीटिंग यूनिट है इसका ये कुछ ऐसा है, ये वाला, ओके। अब थोड़ा दिमाग लगाना है हमें, इसका मोनोमर बनाना है, मतलब मोनोमर तक पहुंच गए एक बार तो पता चल जाएगा कि होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, करेक्ट। तो देखो ये ऐसे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आगे भी एक NH है, राइट, इसके पीछे भी एक C डबल बॉन्ड O है। अब ध्यान से सोचना, ये जो C डबल बॉन्ड O NH जो है, ओके, ये ऐसे लिंक्ड है, ये कैसे होंगे? इनके बीच में जो लिंकेज बन रहा है ये कुछ लॉस होने की वजह से बन रहा है, राइट, याद आ रहा है, कुछ अमाइनो एसिड्स, करेक्ट। तो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH होगा, ये यहाँ पर NH2 होगा, ऐसा वाटर का लॉस होगा, और फिर ये अमाइड लिंकेज बनेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है ये NH2 है। तो हमारा जो मोनोमर है ये कुछ ऐसा है, CHR, और ये हमारा है मोनोमर। अब देखो मोनोमर मिल गया हमें। अब ध्यान से देखो, समझ में आ ही गया होगा आपको, ये तो एक ही तो है मोनोमर, अलग अलग मोनोमरिक स्पीशीज कहाँ है, ये एक ही मोनोमरिक स्पीशीज रिपीट होगी और ऐसा पॉलीमर बनाएगी। तो अगर एक ही मोनोमरिक स्पीशीज है तो इसका मतलब ये जो पॉलीमर है ये क्या है, होमोपॉलीमर। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। Why do elastomers possess elastic properties? अब ये भी कुछ इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ये इलास्टोमर्स जो है इनके पॉलीमरिक चेन्स जो है ये एक दूसरे से वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से अटैच्ड है। जैसे कि ये पॉलीमरिक चेन है, ये दूसरे पॉलीमरिक चेन से एकदम वीक फोर्स से अटैच्ड है, ओके। तो इसके वजह से हम लोग इसको खींच सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दूर जा सकता है ऐसे, ओके। इसकी वजह से हम लोग इसको स्ट्रेच कर पा रहे, पर उसी टाइम पर इन पॉलीमरिक चेन्स में कहीं कहीं पर क्रॉस लिंकेज भी है, ओके, कुछ क्रॉस लिंकेजेस है। अब इन क्रॉस लिंकेजेस की वजह से जैसे ही हम लोग फोर्स को रिलीज करेंगे, मतलब फोर्स छोड़ देंगे, हम लोग ऐसे खींच रहे उसको छोड़ दिया, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है ड्यू टू दिस क्रॉस लिंक्स। तो इसीलिए इलास्टोमर्स ऐसे इलास्टिक प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? ओके, सिंपल सी चीज है, इनके नाम में ही इनका डिफरेंशिएशन है, अलग अलग क्या हो रहा है। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स एडिशन पॉलीमर बन रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन से हो रहे, राइट। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स बन रहे, ओके, ये हो रहा है बाय रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके। अब समझना क्या है इनमें, यहां पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यहां पर कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? एडिशन रिएक्शन हो रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फिर आयोनिक स्पीशीज, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन रिएक्शन जो हो रहा है ये हो रहा है बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल्स या फिर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, ओके। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव टू एग्जांपल्स।
सिंपल सी चीज है, देखो हमको तो कोपॉलीमर पता ही है। तो ऐसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें अलग अलग मोनोमरिक स्पीशीज ओके पॉलीमराइज होंगे और कोपॉलीमर बनाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। ओके, अब एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग नाइलॉन 66, हमें तो पता ही है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनता है ये, इनके कंडेंसेशन रिएक्शन से। ये जो बुना एस जो है ओके ये बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से। ओके, देख लिए एग्जांपल्स भी और कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है वो भी समझ लिया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब 3 स्टेप में चलता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है इसका चेन इनिशिएशन। ओके, तो इस स्टेप में क्या होगा, चेन इनिशिएट होगा। अब किससे होगा, इनिशिएटर से होगा। तो हम लोग ये वाला इनिशिएटर यूज करते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O O फिर से O C डबल बॉन्ड O C6H5। देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो C6H5 C डबल बॉन्ड O है इसको ही उल्टा कर दो रिपीट करके, तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड मिल जाएगा। ये हमारा इनिशिएटर है। यहाँ पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज, तो क्या होगा, ये C6H5 जो है C डबल बॉन्ड O ये O के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये 2 है इसलिए 2 बनेंगे। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा कि टाटा बाय बाय मुझे जाना है निकल के, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा। देखो C6H5 2 फिनाइल फ्री रेडिकल बनेंगे, इसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन ओके कार्बन के ऊपर ऐसे। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल के पास, इसमें से एक आ जाएगा और बोलेगा कि चलो इथीन मॉलिक्यूल शुरू करते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बीच में बनेगा इनके ऐसा बॉन्ड और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के सिर के ऊपर। तो कुछ ऐसा फ्री रेडिकल बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। ये सिर्फ फिनाइल का था, अब बड़ा फ्री रेडिकल बना थोड़ा और ओके। इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड में से जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके सर के ऊपर चला गया ओके। चलो अब ये था हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, हो गई चेन इनिशिएट। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ जो है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब इसमें क्या होगा, देखो यही C6H5 CH2 CH2 राइट, ये फ्री रेडिकल समझ लो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल के साथ अब रिएक्ट करेगा। n इथीन मॉलिक्यूल के साथ समझ लो रिएक्ट कर रहा है, तो होगा क्या, अब इसमें से एक का रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये एक रिएक्ट करेगा इनमें से एक ओके, फिलहाल तो इस n को भूल जाओ, ये एक रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा C6H5 तो ऐसे ही रहेगा ओके। ये CH2 तो ठीक है, अब ये CH2 यहाँ पर आएगा, ये वाला CH2 जो है ओके ये जाएगा यहाँ पर, मतलब CH2 का जो इलेक्ट्रॉन ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, बन जाएगा बॉन्ड इन दोनों के बीच में। तो ये CH2 और इस CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया। देखो ये वाला CH2 और आगे वाले CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके सर के ऊपर, तो ये यहाँ पर चला गया आगे वाले CH2 के सर के ऊपर, तो कुछ और बड़ा फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो हम लोग ने एक इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो कुछ ऐसा बन गया, देखो एक ऐड हो गया इसके अंदर, ये वाला एक अंदर ऐड हो गया देखो ऐसे। तो अगर n के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सिंपल सी चीज है n अंदर ऐड हो जाएंगे ऐसे स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब ये ऐसी ही चलती रहेगी तो रुकेगी नहीं ना गाड़ी, तो इसीलिए इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकेंगे कैसे, चेन टर्मिनेशन स्टेप से, तभी हमारा पॉलीमर एकदम ढंग से बन जाएगा ओके। तो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप कैसे होगा, ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रही चेन ऐसी ही उल्टी चेन आएगी, समझ लो ऐसे, ये CH2 फिर से ये CH2 हम लोग n टाइम्स दिखा देते ओके, और फिर यहाँ पर है C6H5 ओके। अब ये ऐसी सीधी चेन उल्टी चेन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो बोलेंगे कि चलो अब मिलन कर लेते हैं। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है यहाँ पर और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ओके, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा एलोंगेटेड एकदम पॉलीमर हमारा। तो समझ लो ये CH2 ऐसे, N फिर CH2 यहाँ तक आ गए, ये जुड़ेगा इसके साथ ऐसे, फिर CH2
CH2 ये n टाइम्स होगा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, और फिर C6H5 ऐसे। ओके, तो ये बन गया अपना लास्ट स्टेप, वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, लंबी सी एकदम मस्त चेन बन गई, और ये है पॉली इथीन बना दिया हम लोग ने। देखो इथीन से, सिर्फ इथीन से, हमारे पास सिर्फ इथीन था, ओके, तो इससे हम लोग ने पॉली इथीन बना दिया। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में भी आए होंगे जो भी सवाल हम लोग ने इस वीडियो में देखे वो। इसके बाद वाले सवाल हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।